सक्सेस पॉइंट के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर अर्थशास्त्र की यानी इकोनॉमिक्स की ये सीरीज चला रहे हैं और इकोनॉमिक्स की सीरीज में आप लोगों को फंडामेंटल इकोनॉमिक्स से लेकर इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी है या वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके मूल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो यूपीएससी आईएएस हो, पीसीएस हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या कोई भी अनदर एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे और वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस पहली वीडियो को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की कि आखिर अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को शायद मालूम भी होगा कि इकोनॉमिक्स के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा गया है। तो आप सभी को मालूम है कि एडम स्मिथ जो हैं उन्हें इकोनॉमिक्स का फादर यानी जनक कहा गया है, पिता कहा गया है। इकोनॉमिक्स फिलॉसफी एक ऐसा विषय है जिसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, उससे निकला एक सब्जेक्ट है। तो आखिर अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या है, क्या चीज़ पढ़ी जाती है जो ये अलग विषय के रूप में एडम स्मिथ ने इसको रखा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम कहें कि अर्थशास्त्र, मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं। ये अर्थशास्त्र जो है इसे कौटिल्य, आपने सुना होगा, चाणक्य, उसकी भी एक बुक आती है अर्थशास्त्र, लेकिन वो पॉलिटी की बुक है यानी इंडियन पॉलिटिक्स की बुक है जो आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी। और ये जो अर्थशास्त्र है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो वो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कई लोगों को ये चीज़ें अजीब सी लगती है कि एक चाणक्य ने या कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र लिखा था। तो याद रखिएगा वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है जिसके फादर हम एडम स्मिथ को कहते हैं, तो आखिर इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, याद रखिएगा दो चीज़ें, वस्तु यानी गुड्स और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेवाएं जिसको कि हम लोग सर्विस कहते हैं। कभी भी कोई भी चीज वस्तु और सेवाओं के क्लासिफिकेशन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं, सेवाएं उसका भी हम उपभोग करते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। सेवाएं इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं। आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेते हैं, आप बैंकिंग की सुविधा लेते हैं, आप परिवहन की सुविधाओं के साथ साथ टूरिज्म यानी पर्यटन की सुविधा लेते हैं, बैंकिंग की सुविधा लेते हैं। ये सारी सर्विसेज में इंक्लूडेड होती है। आप जानते हैं सर्विस सेक्टर जिसको हम कहते हैं। और गुड्स जो विजिबल आइटम्स होते हैं, कोई भी चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, वो वस्तुएं आती हैं। तो वस्तु और सेवाएं, इन दोनों चीज़ों में तीन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं: उत्पादन, वितरण और उपभोग। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन जिसको कि हम उपभोग कहते हैं। अब आप देखिए, मैंने इन तीन लाइनों में ही पूरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। अगर हम एक शॉर्ट वे में अगर इस बात को कहें कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग प्रक्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो ये एक पूरी परिभाषा हो गई। यानी वस्तुओं और सेवाओं के सबसे पहले उत्पादन यानी प्रोडक्शन की बात की जाएगी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे करना है, किस तरह से करना है, किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है। उसके बाद उन उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस रूप में करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होना चाहिए। उपभोग, तीसरी जो स्टेज आती है वो है उपभोग, यानी कि जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। याद रखिएगा, सामान्य तौर पर हम लोग जब दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार के लिए या किसी भी जो सेलर है उसके लिए हम लोग ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ग्राहक शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए हम लोग कंज्यूमर टर्म का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, मैं आगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा उपभोक्ता शब्द का अर्थ। लेकिन तीसरी चीज जो हमने कही, कंज्यूम करना, उपभोग करना। तो इन तीनों चीजों यानी वस्तुओं और सेवाओं का सबसे पहले उत्पादन,
फिर उसका वितरण, फिर उसका उपभोग करना। ये सारा का सारा प्रोसेस हम जिस विषय के अंतर्गत या जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं उसी को हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जो सबसे पहली प्रायर चीज है उत्पादन, जो मैं आपको कह रहा हूं, इस उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जुड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य केंद्र, यानी अर्थशास्त्र का सबसे सेंट्रल पॉइंट क्या है इन तीनों के बाद। तो याद रखिएगा, मुख्य केंद्र है संसाधनों का आवंटन। अब ये जो संसाधनों का आवंटन टर्म है, ये टर्म आप बहुत बार सुनने वाले हैं इस पूरे इकोनॉमिक्स की सीरीज में। संसाधनों का आवंटन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मीनिंग है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। इस बात को जरूर अपने माइंड में रखिएगा। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के जो प्रायर जो स्टेप है, पहला चरण जो है, जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, उस प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और उस एलोकेशन रिसोर्सेज यानी संसाधनों के आवंटन में, यानी उत्पादन करने के लिए किस वस्तु और किस सेवा का उत्पादन हमें करना है, यह जानना सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का उत्पादन करना है। जिस चीज का उत्पादन करना है, जब हमें उसका पता चल जाता है, उसके बाद हमें यह मालूम करना होता है कि कितनी मात्रा में करना है। तो किस चीज का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, देन आफ्टर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण करना है। इकोनॉमिक्स इक्वालिटी पर जोर देती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं समता मूलक वितरण। याद रखिएगा कि अगर समाज में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो हो गया, लेकिन यदि उसका समता मूलक वितरण नहीं सुनिश्चित किया गया तो समाज में असमानताएं, इनइक्वालिटी पैदा होने लगेंगी, जो एक बार अगेन समाज में कई प्रकार की कुरीतियों और बुराइयों को जन्म देगा। तो याद रखिए कि एक टर्म आता है पॉलिटी में, सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोशल जस्टिस को भी क्रिएट करेगा, इकोनॉमिक जस्टिस को भी क्रिएट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज कंजम्पशन यानी उपभोग करना। तो उपभोग करने की भी जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, आगे के चैप्टर्स में वो हम चलेंगे कि उपभोग कौन करता है। जो डिमांड करेगा, जिसके पास परचेसिंग पावर होती है, वो उपभोग करता है। तो ये सारा का सारा मैटर ये इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से मैं छोटी सी परिभाषा रिपीट कर देता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि अर्थशास्त्र क्या है। एक लाइन में अगर इसी परिभाषा देनी हो, इसकी डेफिनेशन देनी हो, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग प्रक्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो आपके लिए दो बातें याद रखनी है, वस्तु सेवाएं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। एक बात और मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। जो संसाधनों का आवंटन टर्म मैंने यूज किया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों याद रखिए कि कुछ समय पहले तक 2015 तक हम लोगों ने देखा था कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, आपने जरूर एक संगठन देखा होगा। उस योजना आयोग प्लानिंग कमीशन में आपने नोटिस किया होगा कि 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना तो उसका काम क्या था? उसका काम यही था कि देश भर में, चूंकि देश नए नए आज़ाद हुआ था, देश के आगे डेवलपमेंट का एक जो पूरा प्लान था, एक मॉडल था, समाजवादी मॉडल था, सोशलिज्म का जो मॉडल था पंडित नेहरू का, उस मॉडल के अंतर्गत देश में अगले कई वर्षों में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की खोज करना, उन संसाधनों को खोज करने के बाद उनका किस तरह से मार्जिनल यूटिलाइजेशन हो, विकास में उनको आगे लेकर जाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग कमीशन यही करता था कि देश भर में संसाधनों को ढूंढना, उन संसाधनों को आगे मॉडिफाई करना, उनका डेवलपमेंट में यूज़ करना। 5 ईयर प्लान के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो है 5 ईयर प्लान में देश के विकास को कैसे लेकर आगे जाया जाए, कैसे भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े, इन सब बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अर्थशास्त्र जो है, जो एडम स्मिथ जिसके बारे में बता रहे हैं, ये अर्थशास्त्र आखिर इसका क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण या इसका प्रकार कितने रूपों में होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जो इसका
अर्थशास्त्र का वर्गीकरण है, या आप कह लीजिए कि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, तो बेसिक तौर पर एडम स्मिथ ने इसको 2 भागों में बांटा है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप लोगों ने जरूर इसके बारे में पहले सुना होगा। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं किस तरह से माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 तरीके के प्रकार अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलते हैं। बस इसी में पूरी अर्थशास्त्र समाई हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है किसी यूनिटरी सिस्टम, यानी किसी एकांक या इकाई तंत्र की इकोनॉमी, यानी उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, किसी एकांक इकाई यूनिट की। लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी या प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, यानी कि एक फर्म का उत्पादन। किसी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर फर्म का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सेकंड हम ले सकते हैं माई फैमिली इनकम, मेरे परिवार की आय। मेरे परिवार की आय, मेरी आय, मेरे परिवार में चुनिंदा कुछ 5-7 सदस्य हैं, उनके द्वारा कमाई की गई है, उनके द्वारा जो इनकम अर्न की गई है, उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया, उन सबका जो पूरा डिटेल है वो किसके अंतर्गत होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होगा। हर घर में, हर परिवार में माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है, और वो छोटी छोटी इकोनॉमिक्स ही जो होती है, छोटी छोटी जो अर्थव्यवस्था जो घरों में है, समाज में है, परिवार में है, उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं का जो होल बनता है, एक समुच्चय बनता है, वही क्रिएट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो यानी समष्टि, समष्टि यानी ह्यूज, होल। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जैसे एक एग्जांपल से मैं अगर आपको बताऊं, हम कह सकते हैं नेशनल इनकम। जैसे अगर मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय आय, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे भारत की, यानी पूरे देश की आय के बारे में बात की, पूरे कंट्री की इनकम के बारे में बात की, और पूरे देश की जो इनकम है, उस पूरी इनकम में जो रेशियो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पार्टिसिपेशन है, वो कहां से आया? वो माइक्रो से आया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब लाखों करोड़ों माइक्रो इकोनॉमिक्स कलेक्ट हुई, तो उन्होंने क्रिएट किया एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, देश को सुधारने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए जो गांधी जी का एक मॉडल था, कौन सा मॉडल? जैसे हम कहते हैं ग्राम स्वराज का मॉडल, वो यहीं से क्रिएट होता है। गांधी जी का कहना था कि भारत गांव में बसता है। अगर भारत का प्रत्येक गांव, प्रत्येक विलेज प्रॉस्पिरियस यानी समृद्धि को प्राप्त कर ले, तो कंट्री ऑटोमेटिकली प्रॉस्पिरस हो जाएगा। और इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल, कि कैसे जो है विकास समाज की सबसे निचले तबके तक पहुंचे। वो निचला तबका क्या है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और उस निचले तबके तक जब डेवलपमेंट पहुंचेगा, तो कंटेम्पररी यानी इंटीग्रेटेड वे में पूरी कंट्री का डेवलपमेंट आपको दिखाई देने लगेगा। ओके, तो समष्टि अर्थशास्त्र, नेशनल इनकम कह लो, या एक और इसको हम कह सकते हैं नेशनल जीडीपी, राष्ट्रीय जो पूरे देश की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे इसका टॉपिक भी आएगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो हम पूरे कंट्री की जीडीपी की बात कर रहे हैं। सो इट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो, इन 2 ही कॉन्टेक्स्ट में सारी इकोनॉमिक्स समाई हुई है। एंड अगर हम इससे संबंधित कई सारे उदाहरण आपके सामने रखें तो बहुत लंबी लिस्ट इसकी बन सकती है। आप अभी अगर करंट इवेंट, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर लॉकडाउन अभी तक चालू है या लॉकडाउन अगर हट भी गया है, तो भी आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जितनी एक्टिविटीज लॉकडाउन के इस पीरियड में जो आप देख रहे हैं, एक पैंडेमिक का सिचुएशन है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी ठप पड़ी हुई हैं या रुक गई हैं या उनमें धीमापन आ गया है, या जिस तरीके से पूरी दुनिया की या कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरीके से बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है, उस ग्रोथ को तेज करने के लिए सरकार का क्या टारगेट है? कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो सकती है? तो आप देखिएगा, सरकार का मूल उद्देश्य मैक्रो इकोनॉमिक्स को सुधारने पर नहीं है।
ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये एक ऑब्जेक्टिव है कि पूरे देश की इनकम बढ़ानी है, जीडीपी सुधारनी है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, सब कुछ। ऑब्जेक्टिव ये है, करेंगे कैसे? तो सरकार करेगी यहां से, किया यहां से जाएगा। इंडिविजुअल की इनकम बेहतर करनी है, इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना है। इसके लिए इंडस्ट्रीज को, चाहे वो एमएसएमई हो या हैवी इंडस्ट्रीज हो, सबको मूवमेंट में लाना है, प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज करनी है। उसके लिए उनको बैंक से लोन या फंडेड जो भी करा जाए, उनका डिमांड और सप्लाई का सर्कुलेशन बढ़ाना है। यानी कुल मिलाकर माइक्रो इकोनॉमी पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जो मैक्रो इकोनॉमी को डेवलप करना है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल, उसकी परिभाषा दी, जो कि मैंने आपके सामने रखी, और ये हैं इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक। तो इस तरह से जो है ये वीडियो अभी सिर्फ फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसके साथ लगातार इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स वाइज हम एक सीक्वेंस में इसको लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा इन वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।